हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और ये आज का लास्ट सीरीज होगा। उसके बाद जो लेटेस्ट पेपर हैं वो मैं कराने वाली हूँ। तो बने रहें इस चैनल के साथ, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट आप तक सही टाइम पर पहुँच पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और ये जो प्रश्न है ये जून 2009 द्वितीय प्रश्न पत्र हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चैनल पर जो PYQ का प्लेलिस्ट बना है वो 2004 से जितने भी अभी तक हुए हैं सारी मैंने ऑलरेडी करा चुका है। और भाषा साहित्य से जो है यूनिट 1 का आपका टॉपिक वाइज है, तो वो भी साथ में देख लें, काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से आपको। और MCQ भी मैंने कराया है 500 से 600 तक सिर्फ भाषा साहित्य से। तो आप ज़रूर से देखें, वो वीडियो टॉपिक वाइज है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप देखेंगे और ज़रूर से वहाँ पर आपको हेल्प मिलने वाली है एग्ज़ाम में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न जो है देख लेते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। तो ये हिंदी उर्दू मिश्रित रहा है, ठीक है। हिंदुस्तानी भाषा की बात हो रही है तो ये जो है हिंदी और उर्दू मिश्रित रहा है, ध्यान रखना है आपको। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो ये छत्तीसगढ़ी नहीं है क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बोली है जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है। और पूर्वी हिंदी से ही अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है तीन बोलियों जो बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, ये तीन बोलियां निकली है किससे, तो पूर्वी हिंदी से। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है। ये 2009 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, अभी जो है आपको वो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीम नियम का संबंध है, तो ये स्वनिम विज्ञान से है, तो ये भाषा से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नंददास की रचना जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है वो कौन सी है, तो नायिका भेद की जो रचना है नंददास की वो है रसमंजरी। बहुत ही प्रमुख रचना रही है। चलिए अगला देख लेते हैं कि आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे। और ये कितनी ही बार पूछी गई प्रश्न है, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, तो आपको विशेषता ध्यान रखना है इस ऐसे प्रश्न को। अगला है दीदी। देखिए कि दीदी एक पत्रिका है जिसके संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह, ठीक है। अगला है पथिक बाजश्रवा के बहाने, मगध तथा पहाड़ पर लालटन में से कुंवर नारायण की रचना है, तो ये है बाजश्रवा के बहाने। ये 2008 की रचना है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, लड़ाई के नाटककार हैं, तो लड़ाई एक नाटक है और इसके जो रचनाकार हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। अगला प्रश्न है, कब्बे और काला पानी, जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है। रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम, तो ये कथन पंडित राज जगन्नाथ का है और ये 17वीं शती के हैं, ध्यान में ये भी रखना है साथ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुल्ला साहब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब तथा सत साहेब में से बावरी पंथ से संबंधित नहीं है, तो ये सत साहेब जी नहीं है, बाकी बात सभी बावरी मस्जिद से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, तुम ही लागू जगत गुरु जगनायक जगबाय, तो इस दोहे में जो कवि हैं ये शिकायत करते हैं, ठीक है। शिकायत की भावना है यहाँ पर इस पंक्ति में दिखाई गई है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जनगण मन अधिनायक जय, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है, तो ये नागार्जुन
जो कि बाबा नागार्जुन भी इनको कहा जाता है। क्रांतिकारी भावना रखते थे अपनी रचनाओं में, क्योंकि इनका व्यक्तित्व भी कुछ क्रांतिकारी रहा है, तो इनकी रचनाओं को भी हम देख सकते हैं, इसलिए पंक्तियों को भी देख सकते हैं आप। अगला है शवंगी रचना किसकी है, तो ये रज्जब की है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी, तो ये 1936 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है कहाँ है, ये मद्रास में है। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया तो किसने किया था, तो हिंदुस्तानी अकेडमी ने। और देखिए कि यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है ये सही विकल्प आपको बताया गया है जो आंसर है। अगला प्रश्न है शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं, तो ये रघुवीर सहाय हैं। झांकियां निकलती है ढोंग और विश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। तो ये पंक्तियां कितनी अच्छी है देख सकते हैं, और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियां हैं। अगला है क्या है कि रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम आपको बताना है, जो कि विशल देव रासो जो कि नरपति नाल का है 12वीं शती का। आखिरी कलाम जायसी का है, जो कि जायसी 1492 से 1542 ईस्वी, और वैरागी संदीपनी जो कि तुलसीदास जी का है, जो कि इनका जन्म है 1532 से 1623 ईस्वी, और बरवे नाय का भेद जो कि रहीम का है, रहीम का जन्म है 1556 से 1626 ईस्वी। तो देखिए कि साथ में इनका डेट मेंशन भी कर दिया गया है, तो इस तरह से आप इसको कर्म से रख सकते हैं। अगर आपको इसका पता नहीं है, मान लीजिए आपका रचना का पता नहीं है डेट, लेकिन आप जो है कवि लेखक को देख सकते हैं कि वो किस काल से संबंध रखते हैं। देख लीजिए कि विशल देव रासो ये आदिकाल से हैं, ठीक है। जायसी देख लीजिए कि ये प्रेमाश्री कविता से हैं, ठीक है। वैराग्य संदीपनी देख लीजिए कि तुलसीदास ये भक्ति काल से संबंध रखते हैं। बरवे राय का भेद उसके तुलसीदास के बाद ही आएंगे रहीम। तो इस तरह भी आप अच्छे से कर्म को लगा सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी सोचना है, यानी कि माइंड को थोड़ा सा ट्रिकी तरह से लेना है वहाँ पर, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्या है कि हिंदी समाचार पत्रों का कर्मानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो कर्मवीर देखिए कि 1919 का है, आज 1920 का है, विशाल भारत जो कि 1928 का है, और जनसत्ता ये 1980 का है। तो आप इसे भी लेखक के अनुसार जो है संपादक के अनुसार आप लगा सकते हैं, आपको अगर ठीक से पता है तो इस तरह के जो आंसर क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना चाहिए, तो सही लगता है। चलिए अगला प्रश्न है दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, जो कि रेणुका 1935 का है, हुंकार 1939, रसवंती 1940 और उर्वशी 1961 है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो भारत दुर्दशा जो कि 1880 का है, प्रायश्चित जो कि प्रसाद का है 1913, अंधायुग 1955 जो कि धर्मवीर भारती का है, और कोर्ट मार्शल जो कि 1991 का जो कि सृजा का है। तो इस तरह के प्रश्न को एक तो आप डेट मेंशन के साथ ध्यान में रख सकते हैं, डेट अगर आपको याद रखता है तो डेट के अनुसार आप कर्म लगा सकते हैं, और दूसरी बात अगर आपको डेट याद नहीं है तब कवि को ध्यान में रखकर आप इसके कर्म को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये दो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आलोचकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो डॉक्टर देवराज जो कि 1917 से 1919 तक 99 तक रहे, और लक्ष्मीकांत वर्मा जो 1922 से 2002 तक रहे,
विजय देवनारायण शाही जो कि 1924 से 1986 ईस्वी तक, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जो कि 1939 से 2003 तक रहे। और आपको ध्यान रखना है कि देख लीजिए यहाँ पर कोई भी डेट देख के आपको ये भी ध्यान आ जाना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है तो कौन से ऐसे कवि लेखक हैं जिनका जो है डेथ पीरियड जो है 2003 मनाया गया है। ठीक है, यानी कि 2003 में। और एक रचनाकार हैं और बहुत ही अच्छे रचनाकार, बड़े रचनाकार हैं जिनका निधन 2003 में हुआ है। तो देखिए, एक तो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं और दूसरे जो हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि उनका जन्म पीरियड था 1907 और उनकी मृत्यु जो है 2003 में हुई थी। तो देखिए कि इस तरह डेट को ध्यान में रखकर आपको याद आ जाना चाहिए कि आपने कहीं तो पढ़ा था कि 2003 में किसी अन्य लेखक की भी देहांत अवधि है। तो इस तरह से आपको याद रखने का एक छोटा सा मैं हिंट दे रही हूँ यहाँ पर। तो अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो ज़रूर ध्यान में रहेगा इन प्रश्नों को। चलिए, अगला प्रश्न है, उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। चंद्रकांता जो कि 1891 ईस्वी, तितली 1934 ईस्वी, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी और कसब 1982। ठीक है, तो देखिए कि चंद्रकांता किसकी है। अब देखिए कि चंद्रकांता जो है देवकीनंदन खत्री की है। अब सोचिए कि ये कितने बात के हैं, पहले के हैं। और तितली ये जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। अब जयशंकर प्रसाद सोचिए कि कितने उनके बाद के हैं। फिर नदी के द्वीप ये आगे के हो जाएंगे। तो इस तरह आप आसानी से लगा सकते हैं कर्म को, इसमें कोई भी परेशानी नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, दो आपको ध्यान में रखना है। एक तो अगर आपको इसका डेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लेखक से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखकर ही अनुक्रम का जो इस तरह के प्रश्न होते हैं इसको हल करना है, आसानी से लग जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य संग्रहों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम लगाना है। भग्नदूत जो कि 1933 का है, मंजीर 1941 का है और चांद का मुंह टेढ़ा ये 1964 का है। मुक्तिबोध और साखी जो कि देवनारायण शाही का 1983 का है। तो ये भग्नदूत जो है आगे का है। और मंजीर जो है मंजीर मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा अभी किसका है, लेकिन आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि किसका है मंजीर। तो हाँ, ये नहीं ये गिरजा कुमार माथुर का है शायद। तो चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा कि ये मंजीर किसका है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सही अनुक्रम बताना है। तो संरचनावाद जो कि 1725 का जो है संरचनावाद, ये पाश्चात्य ये समीक्षक के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। अस्तित्ववाद जो कि 1813 का है, सात्र द्वारा दिया गया है। फ्रायडवाद ये फ्रायड के द्वारा जो 1856 ईस्वी, और उत्तर संरचनावाद जो कि 1970 का है। तो इस तरह के प्रश्न को भी आप जो है पाश्चात्य समीक्षक जितने हैं आपको उनको ध्यान में रखना है, तो आसानी से आप इसे भी डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निबंध संग्रहों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। चाबुक जो कि 1951 ईस्वी का है और कहीं कहीं 1948 भी दिया गया है, तो उसे भी ध्यान में रखना है ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध ये 1964 का है। और परंपरा का मूल्यांकन 1981 का है नामवर सिंह का, और आत्मपरक 1983 का है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परंपरा का मूल्यांकन तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य आंदोलनों का सही अनुक्रम बताना है। जो कि नई कविता 1951 ईस्वी में, नकेनवाद 1956 ईस्वी में और कविता 1963 से 64 ईस्वी तक है। और युयुत्सावाद जो कि 1968 ईस्वी में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि बीपीएससी तैयारी में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है।
चलिए अगला देख लेते हैं, उपन्यास है और नारी पात्र यहाँ से पूछा गया है। परख जो कि जैनेन्द्र का उपन्यास है, इसमें कट्टो जो है प्रमुख भूमिका में है, नारी के रूप में नारी पात्र हैं। गबन उपन्यास में जालपा, त्यागपत्र में मृणालिनी, शेखर एक जीवनी जो कि शशि प्रमुख पात्र हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी उपन्यास और ये पात्र, तो ध्यान में रखकर देख लेना है, थोड़ा सा जाना है एग्जाम से पहले आपको देखकर। आगे है आत्मकथा है और लेखक हैं तो 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन, और हरिवंश राय बच्चन को तो आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। ये जो है 10 द्वार से सोपान तक, ये इनका लास्ट जो आत्मकथा का लास्ट भाग है। तो और 3 भाग आपको कमेंट में बताना है कि वो 3 भाग कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि चारों भाग आपको ध्यान में रखकर ही जाना है, और उसका जो है डेट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, आगे है मेरी आत्मकहानी जो कि श्याम सुंदर दास जी का है। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा का मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन का है। तो ध्यान में रखना है आत्मकथा को। आगे है रचना है और कवि हैं तो बात बोलेगी, ये शमशेर बहादुर सिंह का सामग्री का नवेद्यान जो कि अज्ञे का है, और यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल, और अकाल में सारस जो कि केदारनाथ सिंह का है। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 नाम ऐसे हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, तो ये अग्रवाल और सिंह को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, रचना है और कवि हैं तो हंसावली। अब ये देखिए कि आदिकालीन रचना है सभी, तो ध्यान में रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ये सभी पहली रचनाएं ऐसी हैं जो कि आपको आदिकाल में देखने मिलती है। हंसावली जो कि कवि अशायद का है, चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद का है, सत्यवती जो कि ईश्वर दास का है, और मृगावती जो कि कुतवन का है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चंदायन की अगर बात करूं तो ये 1379 का है, सत्यवती ये 1501 ईस्वी का, और मृगावती जो कि 1503 ईस्वी का, और हंसावली जो है ये 1744 का है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि डेट मैंने इसीलिए यहाँ पर बता दिया क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पूछे ही जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा संभल के आंसर देना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, उपन्यास है और लेखक हैं तो अप्सरा जो है ये निराला का उपन्यास है, मृगनयनी ये वृंदावन लाल वर्मा का है, कर्मभूमि ये प्रेमचंद्र का है, और मित्रो मरजानी ये कृष्णा सोपती का है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और देख लीजिए कि नारी पात्रा हैं कृष्णा सोपती जी, और इनका मित्रो मरजानी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है, तो पूछा जाता है। आगे है ग्रंथ और ग्रंथकार हैं तो रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, और वक्रोक्ति जीवितम ये कुंतक का है। तो देखिए कि जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ ये 17वीं शती के हैं, ठीक है, विश्वनाथ ये 14वीं शती के हैं, और मम्मट ये 11वीं शती के हैं, और कुंतक जो हैं ये भी 11वीं से 12वीं शती के बीच में आएंगे, तो सभी को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियाँ और कवि हैं तो काव्य पंक्तियाँ देख लेते हैं थोड़ा। राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, ये रघुवीर सहाय जी का है। क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, गिरजा कुमार माथुर का है। अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूँ, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। तो इस तरह की पंक्तियाँ इनकी देखी जाती है अधिकांशतः। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, सीधा आज मेरे शत की परीक्षा है, तो ये विजय देव नारायण शाही का है, तो ये लास्ट ऑप्शन था इसमें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सही सुमेलित करना है जो कि सुमेलित है यहाँ पर, तो यात्रा साहित्य और लेखक से संबंधित है प्रश्न। ठेली पर हिमालय ये धर्मवीर भारती का है, आखिरी चट्टान जो कि मोहन राकेश का है, सुबह के रंग अमृत राय ये अमृत राय वही हैं प्रेमचंद्र के पुत्र,
और पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। अब देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा साहित्य। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना यात्रा साहित्य आपको सभी देखकर जाना है, जो भी महत्वपूर्ण रहा है और अभी तक मैंने कराया है, और PYQ में जो भी पूछे गए हैं वो तो आपको खासकर ध्यान में रखकर ही जाना है। चलिए अगला प्रश्न है, साहित्यकवाद और लेखक हैं, तो प्रगतिवाद जो कि त्रिलोचन है इससे संबंधित, हालावाद हरिवंश राय बच्चन, और कविता जगदीश चतुर्वेदी, और प्रयोगवाद जो कि अज्ञे संबंधित हैं। तो ध्यान में रखना है सभी को। चलिए अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिका से और संपादक से, तो भारतेंदु जो पत्रिका है, भारतेंदु एक पत्रिका का भी नाम है, ध्यान रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बातें यहाँ पर नहीं की जा रही, यहाँ पर भारतेंदु पत्रिका का नाम है जिसके संपादक रहे हैं राधा चरण गोस्वामी जी, ठीक है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी का है। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी, ये 1928 ईस्वी में इनका संपादक इन्होंने किया था संपादन। और आज जो है शिव प्रसाद गुप्त जी का है, ये 1920 का है, ठीक है। और ब्राह्मण जो है ये 1877 ईस्वी का है। और भारतेंदु का मुझे याद भी नहीं आ रहा है, अगर याद हो आपको तो कमेंट में कीजिएगा कमेंट। चलिए अब अभिकथन और कारण देख लेते हैं क्या है। अभिकथन है, नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नट कर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहां तक जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण दिया जा रहा है क्योंकि नट कर्म या प्रयोग में कभी रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा होता है क्या कि रचित काव्य प्रस्तुत करते हैं? तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण है, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है, तो फिर करुणा किस बात की है? अब दूसरों के दुख का कोई विषय ही नहीं है तो फिर आप करुणा किससे कीजिएगा? करुणा का जो विषय है वो दूसरे के दुख को आत्मसात करना है, समझना है, उसको अपने अंदर वो फील करना है कि दूसरे को जो दुख हो रहा है वो मैं फील कर सकती हूँ। तो करुणा तो आप तभी दिखाइएगा जब आपके अंदर वो सहानुभूति होगा दूसरे के लिए, तो करुणा उसी को बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के तकलीफ को आप समझे ही नहीं और अपना तर्क वितर्क करने शुरू हो जाए, तो इस तरह की बात नहीं है। तो आप बिल्कुल गलत ये बात बता रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप देखिएगा कि उसमें कुछ निगेटिव पॉइंट तो नहीं आपको नजर आ रहा है। अगर निगेटिव कुछ भी दिखे तो वो गलत होगा। पहले मैं बता रही हूँ, इस बात को ध्यान में रखना है और इस तरह के प्रश्न को इसी तरह से हल करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हल हो जाएगा। अगला है अभिकथन और कारण। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। अब देखिए कितना बेवकूफ़ी भरी बातें यहाँ पर बोली जा रही है कि अब देखिए भारतेंदु युग ही भारतेंदु के नाम पर क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने युग का निर्माण किया। भारतेंदु काल ऐसे थोड़े पड़ा है, क्रांति वीर जन्मे उस टाइम पीरियड में जो भारतेंदु मंडल से जुड़े थे, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने देश को जागृत करने का काम किया था। तभी तो इनके नाम पर ही एक युग का निर्माण हुआ जिसे भारतेंदु यानी कि जागरण सुधार काल कहा गया, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें भक्ति की भावना नहीं था। अब बताइए कि देश स्वर नहीं था, मूल स्वर जो था देशभक्ति ही थी। तो इस तरह के प्रश्न को जो है आपको ध्यान रखना है। पुनर्जागरण काल इसको बोला जाता है और जागरण सुधार काल जो है द्विवेदी युग को बोला जाता है। तो थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन पुनर्जागरण काल था ये, यानी कि जनता को जगाने का काम किसने किया? भारतेंदु युग के कवियों ने, लेखकों ने किया, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। तभी तो भारतेंदु युग को भारतेंदु के नाम पर रखा गया और उनके नाम से ही एक युग का निर्माण हुआ जिसे भारतेंदु काल कहा गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कि किस तरह के यहाँ पर निगेटिव पॉइंट को बताया गया है, देखिए क्या सही है।
अब देखिए क्या कहा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर भक्ति नहीं है, बिल्कुल भक्ति है। तो ये देखिए ये युद्ध में जो है वहाँ पर तो इसको गलत बताया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए सही बोला गया है। तो मूल स्वर तो थी, भक्ति ही थी, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। हाँ, ये तो बात गलत है, क्योंकि तत्कालीन समाज जो था वो देश भावना से बिल्कुल अछूता था। ठीक है, तो ये तो गलत है, लेकिन ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसे सही यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन दूसरे ही बुक में आप देखेंगे तो ये गलत है, और जो इसका जो आंसर दिया गया था वो गलत दिया गया था, तो इसलिए ध्यान में रखना है इन प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिकथन है और कारण है भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। तो ये दोनों ही सही है, और ये शुक्ल जी का कथन है जो कि चिंतामणि भाग 1 में दिया गया है, क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, और दोनों ही शुक्ल जी का ही कथन है। अगला है और लास्ट ही प्रश्न होगा शायद, हाँ आज का लास्ट प्रश्न है, और सीरीज का भी ये लास्ट प्रश्न होने वाला है, क्योंकि सीरीज अब खत्म होने वाला है यहाँ पर। तो देखिए अभिकथन और कारण है, निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। बिल्कुल है, कैसे नहीं है, देखिए फिर गलत दे दिया, गलत है ये, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। तो दोनों ही गलत है भाई, ये दोनों ही गलत है। तो इस तरह के जो प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें देखिए कि निगेटिव पॉइंट क्या है और पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो अगर आपको निगेटिव कुछ भी दिख रहा है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा रुक कर आंसर को टिक आउट करना है, फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि इन सब प्रश्नों को गलत करने का थोड़ा सा रहता है, आप जानते हुए भी आप गलत कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ठहर कर आपको देखना है और टिक आउट कर कर फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि इन प्रश्नों को आप अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो फिर आपका गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। और जो है यूजीसी नेट में ये कथन, अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा रुक कर आपको आंसर देना है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो चलिए, और इसके लिए जो है आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा बुक को, तभी आप इस प्रश्न को आंसर कर सकते हैं। मैं इसीलिए कर सकती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया है, ये तो सीधे चिंतामणि भाग 1 से पूछा गया। और अगर आप कविता क्या है जो आपके यूजीसी नेट में लगी हुई है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर दे भी दें थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा जो भी माइंड ट्रिक लगाइएगा तभी आप आंसर दे पाएंगे, ऐसा नहीं है आप दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना आपको ज़रूरी पड़ता है टेक्स्ट बुक, क्योंकि अगर ऑथेंटिक बुक आप नहीं रेफ़र करते हैं यूजीसी नेट के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो इसीलिए जो भी ऑथेंटिक बुक हैं सभी को आपको अच्छे से डीपली अध्ययन करना है, तो आपके लिए सभी सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ, और इस चैनल के साथ बने रहें। यहाँ पर मैं बीपीएससी तैयारी 4 के लिए कंप्लीट क्लास कराने वाली हूँ, और पीवाईक्यू रिवीजन के माध्यम से ही कराऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही सही रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जुड़े रहें। और एक बोल रहे थे कि आप 2nd ग्रेड का क्लास लीजिए मैम, तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़े हैं। यहाँ पर जो हिंदी है किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, सिर्फ यूजीसी नेट और बीपीएससी तैयारी 4, यहाँ पर जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं यहाँ पर सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि प्रश्न जो है हिंदी साहित्य से ही पूछे जाते हैं, व्याकरण से पूछे जाते हैं, पाश्चात्य साहित्य से पूछे जाते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र से पूछे जाते हैं, भाषा से पूछे जाते हैं। तो कोई भी अलग आपका थ्योरी नहीं है, किसी भी सिलेबस में आप कहीं भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आप पीवाईक्यू ज़रूर देखें यहाँ पर, तो आप अच्छा कर पाएंगे, अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे आप अपने एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल ये आपके लिए है, ये सभी के लिए है।
चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।